अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को हंसते बसते गुजार रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो कॉमन पीपल डेमोक्रेटिक एंड लिटरेसी मूवमेंट के हवाला से है। आम लोग जमहूरी खानगी की तहरीक का बुनियादी मकसद लोगों को ये बात याद दिलाना है, उनकी समझ बूझ में उनके हकूक़ के हवाला से इजाफ़ा करना है। लोगों को ये याद दिलाना है कि वो और उनकी इज़्ज़त और वक़ार उतना ही अज़ीज़ है जितना कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म का। उनकी इज़्ज़त और वक़ार उतना ही अज़ीज़ है जितना कि किसी सरकारी ओहदे पे बैठे हुए ओहदेदार का। उनकी इज़्ज़त और वक़ार उतना ही अज़ीज़ है जितना किसी बड़े से बड़े सियासतदान या बड़े से बड़े कारोबारी शख्स का। यहाँ पे समाजी बराबरी और आम लोगों के इस्तेहसाल की वजूहात जानने के लिए आम लोग जमहूरी खानगी की तहरीक एक अहम किरदार अदा करने वाली है। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे जमहूरी खानगी की तहरीक के झंडे तले किस तरह से आम लोगों का हमारे माशरे में इस्तेहसाल हो रहा है, चाहे वो लिटरेचर, अदब और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की इस्तिलाहात हों जिनके ज़रिए से लोगों को महकूम बनाया गया हो, या चाहे वो कानूनी ढांचा हो या कानूनी फ़लसफ़ा हो जिससे बराबरी के तसव्वुर को तहस नहस किया गया हो। हम बात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं की मईशत और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा के इंतज़ामी ढांचा के हवाले से। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लफ्ज़ी महकूमियत किसे कहते हैं। पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी बनाने के लिहाज से और इंतज़ामी लिहाज से या कानूनी लिहाज से इस्तिलाहात की तारीफ़ें आम लोगों को किस तरह से ज़हनी महकूम बनाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माना में चौथा या पाँचवा महीना चल रहा था कि मैंने एक मज़मून लिखा था जिसका उन्वान था अल्फाज की ताकत। ये मज़मून दरअसल मेरे अपने ही मुशाहदात और तजुर्बात के हवाले से था कि कैसे, और ये बहुत बुनियादी मज़मून था कि कैसे अल्फाज हमें महकूम बनाते हैं, हमें ताकत देते हैं या कि हमें कमज़ोर कर देते हैं। मैंने इसमें एक मिसाल कोट की थी कि सांप है, उसमें कुछ लोगों को उससे डर लगता है, लेकिन अगर किसी सपेरे के घर में बच्चा पैदा हो, यानी सांप से जुड़ी हुई जो डेफिनेशन आम लोगों के लिए है, जो तारीफ़ आम लोगों के लिए है, वो है डर। लेकिन अगर एक बच्चा किसी सपेरे के घर में पैदा हो और उसके जहन में वो सांप एक खिलौने की मानिंद है, उसको डर नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह ही लफ्ज़ों की तारीफ़ें जो हैं वो हमारे ज़हनों में जो बैठा दी जाती हैं बचपन से, अगर डर बिठाया गया है या कमज़ोरी बिठाई गई है किसी हवाले से, तो वो हमें पूरी ज़िंदगी उसी तरफ धकेलेगा। जबकि अगर उसके मुतबादल कोई चीज़ बैठाई गई है तो वो हमें ताकतवर या मजबूत बनाएगा। बेशुमार ऐसी मिसालें मैंने जो कॉमन ज़िंदगी में होने वाले मामलात और तजुर्बात हैं उनके हवाले से वहाँ पे तहरीर की। लेकिन वक़्त के साथ साथ जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में भी मुझे आदत थी लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने की फ़ारिग टाइम, और फिर उसके बाद भी जो मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मुझे ज़्यादा इस मामले पे समझ आई कि लफ्ज़ों की ही तारीफ़ें दरअसल हमें महकूम बनाती हैं, बराबर बनाती हैं, बाइज़्ज़त बनाती हैं, या फिर हमारी तज़लील करती हैं, हमें बेइज़्ज़त करती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लिटरेचर में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। मैं आपके सामने चंद एक अल्फाज रखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि वो घर में हमारा नौकर है, और मैं कहता हूँ कि वो घर में हमारा मददगार है। गोरों ने क्या किया, जैसे ही ज़माना बदल रहा है तो वो अपने समाजी लफ्ज़ों की तारीफ़ों और उनके मुतबादल बाइज़्ज़त लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं।
جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہی از آور سرونٹ ان آور ہوم، وہ ہمارے گھر میں ہمارا نوکر ہے، لیکن دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں ہمارا مددگار ہے. ہی از ہیلپر ان آور ہوم، ہی از اسسٹنٹ ان آور ہوم. اسی طرح ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزارے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے اس کاشتکاری کے نظام میں. لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شراکت دار ہے، ہمارے ساتھ شراکت دار ہے، مطلب برابر. اس میں ایک لفظ کے بدلنے سے کس طرح سے ایک بندے کی حیثیت بدل رہی ہے، اور اس کی تعریف کے بدلنے سے کس طرح سے ایک انسان کے عزت اور مرتبہ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح ہی آپ یہ کہیے کہ ہی از ان سول سروسز، وہ سول سروسز میں ہے. دوسری طرف آپ یہ کہیے کہ ہی از ان پبلک سروس. پبلک سروس اینڈ سول سروس دونوں کے لفظ اور ان کے معنی بالکل جدا ہیں. ہی از ان سول سروسز، اور آپ یہ کہیے کہ ہی از ان پبلک سروس. پبلک سروس مطلب لوگوں کی خدمت پہ مامور ہے، اور ان سول سروسز تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں پھر آپ کو اس پہ مزید سمجھ آئے گی. ہی از ان ملٹری سروس، اور آپ یہ کہیے کہ ہی از ان ڈیفینس سروس. کلونیل ایرا میں یہ دو ڈومینز بنا دی گئیں ایلیٹ کلاس کے آفیسرز کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ایسے سیپریٹ ڈیبیٹ کہ یہ کیسے لوگ آتے ہیں، کس طرح سے اپنے عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں. سیپریٹ ڈیبیٹ سم ادر ٹائم وی ول ڈو اٹ. قانونی لحاظ سے ہم دیکھیں گے ان کی حیثیت وغیرہ کے حوالے سے. ہی از ان سول سروسز، ہی از ان پبلک سروس، ہی از ان ملٹری سروس، ہی از ان ڈیفینس سروس. گورو نے اب ماڈرن لٹریچر میں کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن کے لٹریچر میں سول سروسز کی جگہ لوگ پبلک سروسز کا لفظ یوز کرتے ہیں. آپ امریکن ڈیبیٹس کو اٹھا لیں، پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کو، وہاں پہ جہاں پہ بھی ورڈ آئے گا پبلک سروسز ہی آئے گا. زیادہ تر پبلک سروس کا لفظ ہی اب یوز کیا جاتا ہے جس کے معنی بالکل جدا ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں پہ حاکم نہیں ہیں، رادر آپ لوگوں کے ہی. یہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، میں کروں گا انشاءاللہ، کہ قانونی لحاظ سے پاور کا سرچشمہ کون ہے اور اختیارات کہاں سے ابھرتے ہیں اور کن کی ہی امانت ہے. دوسری طرف آپ آ جائیے، آپ یہ کہیے، ہمارے معاشرے میں عموماً یہ عبارت کہی جاتی ہے کہ اختیارات ان کے پاس ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں. اگر آپ اسی عبارت کو یوں بدل دیں کہ اختیارات ان کے پاس امانت ہیں، اختیارات ان کو دی گئی امانت ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، شو کرتا ہے کہ اختیارات ان کی ملکیت ہیں، جبکہ اختیارات ان کے پاس امانت ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ان کو دیے گئے ہیں اور کسی وقت بھی واپس لیے جا سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو تھیوریٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ الفاظ اور ان کی تعریفیں، یہ اصطلاحات اور ان کی تعریفیں لوگوں کو محکوم بناتی ہیں. شیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ طاقتور وہ ہے جو معاشرے میں طاقت سے جڑی اصطلاحات، طاقت سے جڑے لفظوں کی تعریف بدل سکے اور ان کو لوگوں کے ذہن میں ثبت کر سکے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقتور وہ بھی ہے جو پالیسی کے الٹرنیٹو یعنی متبادل کی تعریفیں اپنے لحاظ سے ڈھال سکے. میں یہاں پہ آپ کو مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب پالیسی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرائسز پٹرول کی نیچے لے کے جائیں گے، یا چینی کی پرائسز قیمتیں نیچے لے کے جائیں گے، یا گندم کو ہم مینج کریں گے، کنٹرول کریں گے عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن مافیاز کچھ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی پالیسیز کو چینج کرے، پالیسیز کو تبدیل کرے. تو مجھے بتائیے کہ طاقتور پھر کون ہوا؟ طاقتور ہمیشہ سے
पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। पहली तो ये बात है, ताकत से जुड़ी इस्तिलाहात की तारीफ़ें बदल दे और लोगों के जहन में सब्त कर दे। इसके आगे जैसे मिसालें मैं दूंगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि पॉलिसी के मुतबादल की तारीफ़ें बदल दे और उनको अपने हाथ से ढाल दे, या पॉलिसी मुतबादल ही बदल दे। प्रेशर ग्रुप्स की पॉलिसीज़ में ऐसा होता है। अब आप और मिसाल देते हैं। डिवाइन राइट थियरी में किंग के बारे में कहा जाता था कि वो खुदा का नुमाइंदा है और वो अकाउंटेबिलिटी जिसे कि एहतसाब कहते हैं उससे मावरा है, यानी लोग उसके बातों के बारे में, उसके अमाल के बारे में उससे सवालात नहीं कर सकते। ये बैठाया गया था पिछले दौर में लोगों के जहनों में, और इसी की वजह से लोग महकूम होते थे और उनको सवाल नहीं कर सकते थे। जैसे हमारे माशरे में होता है कि हम ये कहते हैं कि उनको दी हुई खुदा की तरफ से एक है, जबकि और हम अगर उनसे सवाल करेंगे तो हम खुदा की अता के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये डिवाइन राइट थ्योरी जो बहुत पुरानी थ्योरी थी उसके ही मुताबिक ये है। अब हम बात करते हैं मोंटेस्क्यू की, जिसने 1700, एक फ़िलासफ़र है, 1721 में किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा पर्शियन लेटर्स। दो इन्होंने किरदार बनाए, एक का नाम दिया रायका और एक का नाम था उज़्बेक। उज़्बेक और रायका फारस से, पर्शिया से यूरोप का सफ़र करते हैं और अपने दोस्तों को, यूरोप के सफ़र के दौरान अपने दोस्तों को ख़त लिखते हैं। ये दरअसल मज़ाह से मबनी तनकीद है यूरोपियन उस वक्त के निज़ाम, आज के नहीं, उस वक्त के निज़ाम पर, जब वहाँ पे मुनारकी थी और लोगों के को महकूम बनाया गया था। रायका अपने दोस्त इब्न को लिखता है कि यहाँ पे किंग जो है वो बड़ा ताकतवर इंसान है, लेकिन उससे भी बड़ा किंग का मशीर पोप है, पादरी है, जो किंग को कहता है और किंग के दिमाग का भी मास्टर है, और लोगों, और फिर उसके बाद किंग लोगों के दिमागों का मास्टर है, यानी उनके दिमाग पे एक विराजमान एक मोहर है। रायका अपने दोस्त इब्न को कहता है कि यहाँ पोप किंग को बताता है कि जो शराब वो पीते हैं लोग, वो शराब नहीं है, और जो रोटी वो खाते हैं वो रोटी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये सोचने वाला है कि शराब और रोटी की तारीफ़ें ही बदल दो, कि मतलब एक चीज़, शराब गलत को सही कर दो, उसकी तारीफ़ सही कर दो तो वो चीज़ भी सही हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे में भी लोगों को महकूम अल्फाज की तारीफ़ों, इस्तिलाहात की तारीफ़ों से ही बनाया गया है, और ये लोगों के, इसको बोलते हैं जहानत के हलके। जहानत के हलकों ने एक ऐसा अदबी ढांचा बना दिया हुआ है लोगों के ज़हनों में कि जिससे लोग महकूमियत से बाहर नहीं निकल पाते, और वो बेचारे अपनी इज़्ज़त और वक़ार एक मजरूह हालत में ही अपनी ज़िंदगियां बसर कर देते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कानूनी बराबरी और माइशत के हवाले से बातें करेंगे, और जैसे ही हम इंतज़ामी ढांचा और इंतज़ामी अदब जो तरक्की पजीर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में राइज हैं उन पे बात करेंगे, तो आपको मज़ीद ये चीज़ें वाज़े होती नज़र आएंगी कि किस तरह से हमारे माशरे में अल्फाज, इस्तिलाहात और ताकत से जुड़े हुए चीज़ों की तारीफ़ों को बदलने से हमें महकूम, बेइज्जत और तज़लील करके पेश किया जाता है, और कुछ लोगों को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो दायमी हमारे हाकिम हों। दरअसल एक जमहूरी माशरे में ताकत का सरचश्मा और इख्तियारात का सरचश्मा अवाम ही होते हैं। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। बहुत शुक्रिया।